हे एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 का नाम क्या है? दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। होपफुली आप लोगों ने 1 to 7 चैप्टर अच्छे से कर लिए होंगे और कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप टू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इस एंटायर चैप्टर में हम क्या चीज कवर करने वाले हैं? 700 की सीरीज हम इसमें कवर करेंगे, लाइक 700, 701, 705, 706, 710। ये तो होगी 700 की सीरीज। फिर इसमें हम कवर करेंगे ऐसे 299, ऐसे 600। कुछ अदर टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे, 143 सेक्शन एंड ब्रांच ऑफिस। ओके, एंड एक ऐसा टॉपिक जिसमें से 5 to 7 मार्क्स का हमेशा एग्जाम में आता है, दैट इज कारो 2020। ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वो सारे टॉपिक्स आज हमें कवर करने हैं एक ही वीडियो में। तो चलते हैं बिना आप लोग का और टाइम वेस्ट किए। ऐसे 700 हम शुरू करते हैं। नाम क्या है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन। बेसिकली जो 700 है इसके दो ऑब्जेक्टिव्स, मतलब लाइक 2O है यहाँ पे। तो कैसे हम इसको क्राइम कर सकते हैं, कैसे हम इसको देख सकते हैं? First O deals with the objective of the auditor to form an opinion, and second O to give the audit report. Okay, हाँ सेंस O की आ रही है बट होता वो A से, कोई बात नहीं। तो इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट कैसा होगा और ऑडिट रिपोर्ट का ओपिनियन कैसे हम उसमें देंगे। तो ये दोनों चीजें बताता है, वो बताता है ऐसे 700। टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑडिटर टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस। 700 बोलता है कि अगर आपको कोई भी ओपिनियन फॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेना पड़ेगा। और रीजनेबल एश्योरेंस लेने के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान में देखनी पड़ेंगी। सबसे पहला, क्या हमने सफिशिएंट एविडेंस ले लिए हैं या नहीं ले लिए हैं। ओपिनियन फॉर्म करने से पहले कुछ चीजें मुझे एश्योर करना पड़ेगा, लाइक वेदर वी हैव ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस और नॉट। सफिशिएंट एविडेंसेस लिए हैं या नहीं लिए हैं। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट कैसा है, और इवैल्यूएशन करना कि एफएस एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं बनी है। और जो एफएस के अंदर क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट इंक्लूड समझ जजमेंटल बेस मैटर्स हैं, उनमें बायसनेस है या नहीं है। इन सब को कंक्लूड करके मैं देख सकता हूं कि ओपिनियन मेरा कौन सा देना है, मॉडिफाइड देना है या अनमॉडिफाइड देना है। उसके बाद न्यूट्रलिटी क्या होता है? न्यूट्रलिटी मींस कि मैनेजमेंट ने बायस्ड एफएस नहीं बनाई हुई है। मतलब एफएस में जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स या जो भी पॉलिसीज वगैरह लगनी होती है वो मैनेजमेंट ने अपने फेवर में रह के नहीं लगाई है, ऑल ओवर एक्सपेक्ट को न्यूट्रल रख के उन्होंने लगाई है। अब अगर मैनेजमेंट लैक ऑफ हो, लैक ऑफ का मतलब क्या? मतलब मैनेजमेंट न्यूट्रल ना हो तो मतलब बायस होगी मैनेजमेंट। बट बायस होने के इंडिकेटर्स क्या है? सबसे पहले सिलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। मैंने मैनेजमेंट को कहा कि 10 मिस स्टेटमेंट से जो हमारे टेंशन में आई है, तो आप इन 10 मिस स्टेटमेंट्स को ठीक कर दीजिए। जो उनके फेवर में आती थी वो उन्होंने ठीक कर दी, बट जो उनके अगेंस्ट आ रही थी, जिसमें मतलब उनका प्रॉफिट बढ़ रहा था एग्जाम्पल, तो वो उन्होंने ठीक नहीं किया। तो मैं समझ जाऊंगा कि जरूर उन सिलेक्टिव करेक्शन किया है उन्होंने, तो जरूर कोई ना कोई बायसनेस उन्होंने अप्लाई की है और कुछ समझ गलत है एफएस के अंदर। एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हमारे अनरीजनेबल है, उन्होंने बायस अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाए हुए हैं। तो ये दो इंडिकेटर से जहां पर हम कहेंगे मैनेजमेंट इज लैक ऑफ न्यूट्रल, मतलब मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं है। अगर स्पेसिफिक वैल्यूएशन बाय द ऑडिटर, पॉलिसीज डिस्क्लोज हो प्रॉपर, कंसिस्टेंटली अप्लाइड हो, एस्टिमेट रीजनेबल हो, इंफॉर्मेशन जो बताई गई है वो अंडरस्टैंडेबल हो, एंड जो टर्मिनोलॉजी यूज करी है पब्लिकली एप्रोप्रिएट होना चाहिए। इन सब के पॉजिटिव अफर्मेशन को ही मैं, इन सब के पॉजिटिव अफर्मेशन आने के बाद ही मैं इशू करूंगा एक अनमोडिफाइड ओपिनियन। नाउ ऑडिट रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किए। सबसे पहले ओपिनियन आता है इसमें। जब भी हम रिपोर्ट में ओपिनियन सेक्शन ड्राफ्ट करेंगे तो कुछ चीजें मुझे वहां पर कंसीडर करनी है। सबसे पहला, एंटिटी कौन सी है आइडेंटिफाई करना, ये स्टेट करना कि हमने उसको ऑडिट किया है, आइडेंटिफाई करना टाइटल हर एक स्टेटमेंट का, नोट्स रेफर करना, और डेट एंड पीरियड भी जो कवर्ड किया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। लाइक वी हैव ऑडिटेड, आइडेंटिफाई द, ऑडिट आ गया यहाँ पे। वी हैव ऑडिटेड द एफएस ऑफ XYZ लिमिटेड, आइडेंटिफाई द एंटिटी आ गया। दैट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये रेफर टू द टाइटल आ गया। रेफर टू नोट, वी हैव कवर्ड नोट्स आल्सो एंड एज ऑन 31 मार्च 2026। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर कवर करके चलना पड़ेगा। अब जब बेसिस फॉर ओपिनियन आता है अनमोडिफाइड ओपिनियन, तो क्या क्या चीज हम उसमें रेफर करते हैं? फर्स्ट, वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट एज पर एस सेज। फर्स्ट, सेकंड, वी हैव फुलफिल ऑल अवर रिस्पांसिबिलिटीज। स्टेटमेंट दैट वी हैव independence and ethical requirement, and whether the auditor believe that he has obtained the sufficient appropriate audit evidences or not। क्या उन्होंने sufficient evidences लेके ही वो ओपिनियन दिया है तो वो यहां पर वो चीज रेफर करेगा।
देन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मैनेजमेंट की। फर्स्ट, एफएस को प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल अप्लाई करना और गोइंग कंसर्न अजम्पशन लगाना। तो ये तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट की होती है। फिर आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखना, रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट को एसेस करना, गोइंग कंसर्न के एप्रोप्रिएटनेस को देखना और इंटरनल कंट्रोल के अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करना। तो ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑडिटर की। अब आते हैं यूडीन। इसको अपना 3 नंबर में कोई शॉर्ट नोट आ सकता है, याद करके जाना इसको। तो फुल फॉर्म में एमसीक्यू आ सकता है आपका, इस पे मार्क करना एमसीक्यू। और यहां पर एक शॉर्ट नोट आ सकता है। अब एमसीक्यू में फुल फॉर्म आ सकती है। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका फुल फॉर्म होती है। 18 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है ये। माल प्रैक्टिसेस को कर्व करने के लिए इनकॉर्पोरेट किया आईसीआई ने 379th मीटिंग में किया। और रिक्वायर्ड टू मेंशन ऑन ईच रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट सेंड बाय द ऑडिटर। जो भी ऑडिटर साइन करेगा, सर्टिफाई करेगा, उन सब में ये लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर दो टाइप ऑफ ओपिनियन हमारे आते हैं, मॉडिफाइड एंड अनमोडिफाइड। 700 सिर्फ अनमोडिफाइड के बारे में बात करता है। एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू इशू अनमोडिफाइड रिपोर्ट, व्हेन द ऑडिटर concludes that the affairs are prepared in all the material respect and present a true and fair position of the company, at that case auditor issue करेगा अपना unmodified opinion, otherwise modified opinion। अब सर modified opinion क्या होता है? Let's have a look। SA 705, the name of SA is modification to an opinion। कि मुझे अगर modification करना है, here modification signify कि FS सही नहीं बनी हुई है, FS के अंदर कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं। ओके, तो दिस सिग्निफाइज द मॉडिफिकेशन। अब उससे पहले इंटरव्यू का अगर आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो आर्टिकलशिप में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फर्स्ट इज मॉडिफाइड एंड सेकंड इज अनमॉडिफाइड। मॉडिफाइड रिपोर्ट सिग्निफाइज कि या तो हम ईओएम या ओएम इंक्लूड कर रहे हैं या फिर हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये दो केस होंगे तो हम रिपोर्ट अपनी कौन सी देंगे? मॉडिफाइड। अदरवाइज हम देंगे अनमोडिफाइड रिपोर्ट। हो सकता है कि ओपिनियन अनमोडिफाइड हो बट रिपोर्ट मॉडिफाइड हो। सर कैसे? जैसे किसी भी मैटर के ऊपर हमने ईओएम डाला तो रिपोर्ट तो मॉडिफाइड हो गया बट मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, तो वो क्या हो गया? अनमोडिफाइड ओपिनियन विद मॉडिफाइड रिपोर्ट। ओके, सो मैंने आपको क्या बताया अभी, रिपोर्ट मॉडिफाइड दो कारणों से हो सकती है। पहला, या तो उसमें हम ईओएम या ओएम डाले या हम अपना मॉडिफाइड ओपिनियन कर दे। ओके, अगर इन दोनों केसेस नहीं है तो उसी को हम बोलते हैं अनमोडिफाइड रिपोर्ट। मॉडिफाइड ओपिनियन हम दो केसेस में करते हैं, तो ऑडिटर कंक्लूड करे कि एफएस के अंदर कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं और या फिर ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ना ले पाए, तो इन दो केसेस में उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियंस आर ऑफ थ्री टाइप, फर्स्ट इज क्वालिफाइड, सेकंड इज एडवर्स एंड थर्ड इज डिस्क्लेमर। ओके, अब क्वालिफाइड हम इशू कब करेंगे? या तो हम कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली हो हमें या अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। सर क्या मतलब? दोनों केसेस में मॉडिफाइड देंगे हम? जी हाँ, या तो गलतियां मिले या मैं एविडेंसेस ही ना ले पाऊं, उसका अफेक्ट मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है। क्वालिफाइड जब जाता है दोनों केसेस में जब अफेक्ट परवेसिव नहीं होता बट मटेरियल होता है, इन दैट केस वी विल इशू द क्वालिफाइड ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन कब? जहां पर मिस स्टेटमेंट हो और मटेरियल भी हो और परवेसिव भी हो। डिस्क्लेमर कब? जहां पर हम एविडेंसेस ना ले पाए जिसका अफेक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। ओके, वहां पर हम इशू करेंगे डिस्क्लेमर। अब अगर आपको आर्टिकलशिप के इंटरव्यू में पूछा जाए हाउ मेनी टाइप ऑफ ओपिनियंस आर देयर, कितने कहोगे? 3 या 2? 2, मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड। अगर आपसे ये पूछा जाए हाउ मेनी टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन आर देयर, 3, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड हम कब इशू करेंगे? जहां पर तुम्हें स्टेटमेंट मिल गई हो या फिर एविडेंसेस ना मिले जिसका अफेक्ट मटेरियल हो बट परवेसिव ना हो। एडवर्स कब इशू करेंगे? जहां पर कुछ गलतियां मिली हो जिनका अफेक्ट मटेरियल भी हो और परवेसिव भी हो। डिस्क्लेमर कब देंगे? जहां पर मेरे को एविडेंसेस ही ना मिले हो और जिसका अफेक्ट मटेरियल भी हो और परवेसिव भी हो। परवेसिव की डेफिनेशन क्या है देखिए, द टर्म परवेसिव यूज्ड टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट और possible effect of undetected misstatement due to unable to obtain the sufficient appropriate audit evidences। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की। मतलब परवेसिव एक टर्म है, क्या है? एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि जो मिसस्टेटमेंट पता लग गई हैं उसका इफेक्ट क्या है, या फिर जो मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हुई है किस वजह से, क्योंकि मैं एविडेंसेस ही नहीं ले पाया, क्योंकि एविडेंसेस नहीं लेंगे तो वो अनडिटेक्टेड रह गई, लेते तो डिटेक्ट होती ना, वो एविडेंसेस ही नहीं ले पाया मैं, तो उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या है? क्योंकि अगर मिल जाती तो मैं कहूंगा भाई ये इफेक्ट है उसका, बट मेरे को तो
एविडेंसेस मिले ही नहीं तो मैं कैसे कहूँ ये गलत है सही है, तो हम अनडिटेक्टेड यूज करेंगे और पॉसिबल इफेक्ट यूज करेंगे। तो मतलब ऐसी टर्म जो बताए कि एक मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट कैसा है और जो नहीं मिल पाई उसका पोटेंशियल इफेक्ट कैसा है, उसको बोलते हैं परवेसिव। अब अदर एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, ऐसा कोई भी मिसस्टेटमेंट जो सिंगल एलिमेंट से कन्फाइंड ना हो, जिसने काफी सारी चीज अफेक्ट करी हो, जो सब्सटेंशियल पोर्शन होल्ड करती हो, या फिर जिसका डिस्क्लोजर यूजर्स के लिए काफी ज्यादा फंडामेंटल हो, तो उसी को हम बोलते हैं द टर्म परवेसिव। ओके, फिर कंसिक्वेंसेस ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन द एविडेंसेस। अगर मैनेजमेंट ने मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये एविडेंस नहीं लेना, वो एविडेंस नहीं लेना, जिसकी वजह से मैं अपना काम ढंग से नहीं कर पाया और मेरे को एविडेंसेस भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट से कि आप रिस्ट्रिक्शंस को हटा दीजिए ताकि मैं बेटर एविडेंसेस ले पाऊं। अब दो केसेस आ जाते हैं इसमें, या तो मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे, आई मीन मैनेजमेंट रिमूव कर दे लिमिटेशन को, तो ओके है, मैंने ऑडिटर अपने प्रोजेक्ट्स लगा के कैरी आउट कर लेगा अपनी ऑडिट। बट अगर ऑडिटर ने रिमूव करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, सॉरी मैनेजमेंट ने रिमूव करने की लिमिटेशंस को रिफ्यूज कर दिया कि हम लोग इसको सही नहीं करेंगे, हम ऐसा ही करके करेंगे और आपको करना हो तो कर लीजिए वरना रहने दीजिए, तो मैटर वो डिस्कस करेगा टॉप लेवल के साथ, फिर भी रिमूव नहीं हो पाई और जिसका अफेक्ट मेटेरियल प्लस परवेसिव है तो विड्रॉ कर लेगा या डिस्क्लेमर दे देगा, या फिर मेटेरियल प्लस परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन में इशू कर देगा। अब ड्राफ्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्केट इंपॉर्टेंट। एक बात सुनना, देखो अगर एडवर्स हो या फिर आई कैन से डिस्क्लेमर हो, तो हम ये बोलते हैं कि उसका परवेसिव नेचर है, और परवेसिव नेचर मैंने क्या बताया आपको, जो काफी सारी चीजों को होल्ड करके चलता हो, तो मतलब पूरी एफएससी गलत हो गई है। फिर क्वालिफाइड में परवेसिव नहीं होता, तो कुछ चीजें अफेक्टेड होती है, कुछ चीजें अफेक्टेड नहीं होती है। तो क्वालिफाइड में मैं वर्ड यूज करूंगा एक्सेप्ट, मैं ये कहूंगा कि जो मैटर्स मैंने डिस्क्राइब किए हैं बेसिस फॉर ओपिनियन में, उनको छोड़ के बाकी एफएस फेयरली और प्रेजेंटली बनी हुई है, ऑल एफएस आर प्रेजेंटली फेयरली एंड करेक्टली। और अफेक्ट यहां पर अगर मान लो क्वालिफाइड हमने अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंसेस की वजह से दिया, तो मैं ये यूज क्या करूंगा पॉसिबल इफेक्ट एक्सेप्ट ऑफ द एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब द बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ एफएस आर प्रेजेंटली फेयरली एंड हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल द मटेरियल रिस्पेक्ट। ओके जी, और एडवर्स में तो उन मैटर्स की वजह सारी एफएससी गलत है, तो यहां पर यूज करेंगे बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन एफएस आर नॉट फेयरली प्रेजेंटली एंड नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल द मटेरियल रिस्पेक्ट, कि उनकी वजह से एफएस सही नहीं बनी हुई है। ये लिख के ना फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसमें। डिस्क्लेमर, बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैरा द ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एविडेंसेस टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर द ओपिनियन, कि उन मैटर्स की वजह से जो मैंने बेसिस फॉर डिस्क्लेमर में लिखे गए हैं उनकी वजह से मैं एविडेंसेस नहीं ले पाया, जिसकी वजह से मैं ये कंक्लूड कर सकूं कि एफएस फ्री फ्रॉम है या नहीं है। आया समझ में? तो अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताऊं इसमें, तो क्या चीज देखोगे आप, अगर यहां पर हमने क्वालिफाइड दिया है या फिर हमने एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर दिया है, तो क्वालिफाइड में हम यूज करेंगे एक्सेप्ट वर्ड, और इन दोनों में हम यूज करेंगे बिकॉज की उन मैटर की वजह से, उन मैटर को छोड़ के ये वर्ड आएंगे इसमें, समझे? अब आता है हमारा बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। जैसे बेसिस फॉर अनमोडिफाइड किया था हमने ऊपर 700 में किया था, वैसे ही 705 में बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। अगर कुछ गलतियां मेरे सामने आई हैं और वो गलतियां क्वांटिफिएबल हैं, तो हम ये अमाउंट भी डाल देंगे कि कितना अमाउंट गलत है। बट अगर वो क्वांटिफिएबल नहीं है तो हम स्टेट करेंगे दैट मिस स्टेटमेंट इज नॉट क्वांटिफिएबल। बट डिस्क्लोजर्स गलत है तो एक्सप्लेन करना है मुझे कि किस तरह से डिस्क्लोजर्स गलत है। बट नॉन डिस्क्लोजर की वजह से मिस स्टेटमेंट्स आई है, मतलब डिस्क्लोजर जो होने चाहिए थे एफआरएफ के अकॉर्डिंग बट वो सही डिस्क्लोजर्स नहीं हुए, तो ऑडिटर क्या करेगा, मैटर करेगा डिस्कस विद द टीसीडब्ल्यूजी, डिस्क्राइब करेगा कि क्या क्या ओमिटेड इंफॉर्मेशन है और अगर पॉसिबल है तो उनको इंक्लूड करवा देगा। ओके, सो ये 3 काम करेगा जहां पर मिस स्टेटमेंट नॉन डिस्क्लोजर की वजह से राइज हुई है। फिर अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करता है तो ये चीज उसको इंक्लूड नहीं करनी, मतलब ये इंक्लूड नहीं करनी बट ये इंक्लूड करनी है। क्या इंक्लूड नहीं करना, कि उन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी है, ये उन्होंने मेंशन नहीं करना। और ऑडिटर ने सफिशिएंट एविडेंसेस ले लिए हैं, क्यों? क्योंकि डिस्क्लेमर उसने इशू कब किया है, क्योंकि वो सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं ले पाया, तो वो ये बात नहीं डाल सकता कि हमें पूरे के पूरे एविडेंसेस मिले हैं। बट क्या चीज वो इंक्लूड करेगा, हम लोग इंडिपेंडेंट रहे हैं, एथिकल रहे हैं,
सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं मिले, मिल गए वो नहीं डालेगा, बट नहीं मिले वो ये डाल देगा। और हमने ऐसे के अकॉर्डिंग पूरी कोशिश करी है कि हम ऑडिट कंप्लीट कर पाए। और जब भी ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करेगा तो वहां पर वो KAM में नहीं डालेगा, मतलब अगर डिस्क्लेमर कर दिया तो वो और कोई इंपॉर्टेंट मैटर में पैराग्राफ में वो चीज मेंशन नहीं करेगा। और जो भी चीजें हमें डालनी है तो सबसे पहले हमें वो कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो चीज आगे डील हो सकती है, समझे। मतलब जब भी मुझे मॉडिफिकेशन करना है रिपोर्ट का तो आपको पता है कि उससे एडवर्स इंपैक्ट तो पड़ेगा एंटिटी के ऊपर, तो इसलिए ये बोला गया जब भी आप लोग कोई मॉडिफाइड ओपिनियन करोगे सबसे पहले वो चीज आपको डिस्कस करनी है विद द मैनेजमेंट, उसके बाद ही वो चीज कैरी आउट करना है। ओके जी। सो यहां पर हमने सक्सेसफुली कंप्लीटेड किया अपने 2 टाइप ऑफ एसे 700 एंड 705। ओके जी। और नेक्स्ट essay is 706. The name of essay is EOM and OM paragraph. क्या बोलते हैं EOM और OM? EOM stand for emphasis of matter paragraph. OM stand for other matter paragraph. ऐसे मैटर्स जो FS में ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड हैं बट वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो यूजर्स के अटेंशन में आने चाहिए, तो उन मैटर्स को मैं क्या कर दूंगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में मैं डाल दूंगा। पर अगर ऐसे कोई मैटर है जो एफएस के नहीं है बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजर्स को जानने के लिए, तो वो मैं डाल दूं अदर मैटर पैराग्राफ में। जैसे सेल परचेज के ऊपर मुझे फोकस करवाना है तो मैं EOM में डालूंगा, बट मान लो प्रीवियस ईयर में ऑडिट किसी और ऑडिटर ने करी है या फिर जॉइंट ऑडिट हो रही है, तो वो चीजें मैं कहां रेफर करूंगा, OM पैराग्राफ में। ओके। ऑब्जेक्टिव यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना। EOM क्या होता है, उन मैटर्स को रेफर करना जो एफएस में डिस्क्लोज हो रखे हैं। OM स्टैंड फॉर उन मैटर्स को रेफर करना अदर देन दो जो डिस्क्लोज इन द एफएस। अब इंक्लूजन्स की कंडीशंस क्या क्या हैं, मतलब अगर मुझे EOM या OM डालना है तो क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहला, मुझे मॉडिफाई नहीं करना ओपिनियन, क्योंकि ऐसे बोलता है कि आप एक चीज को ना एक जगह ही टेंशन दिलवा सकता है, तो बेसिस और मॉडिफाइड ओपिनियन में या फिर EOM में, दोनों सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके। अगर वो मैटर ऐसा है कि आपको मॉडिफाइड ही करना, तो मॉडिफाइड ही आपको करना पड़ेगा। तो जो मैटर मैंने EOM डाला है तो वो मैंने मॉडिफाई ना कर रखा हो और मैंने उसको KAM भी ना मानो। KAM क्या होता है आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी। हाउ टू रिपोर्ट, कैसे रिपोर्ट करेंगे हम, रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन बनेगा, उसकी हेडिंग क्या जाएगी EOM, और जो मैटर मुझे रेफरेंस करना है उसके क्लियर रेफरेंस मुझे देनी पड़ेगी। ओके। क्लियर रेफरेंस, जैसे मान लो मुझे नोट नंबर 2 रेफर करना है तो हेडिंग के नीचे मैं क्या लिखूंगा, वी नीड टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ नोट नंबर 2 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर नोट्स टू अकाउंट्स, समझे। और या फिर ऐसी कोई स्टेटमेंट मुझे देनी है कि पूरे के पूरे डिस्क्लोजर्स आपको कहां मिल सकते हैं। इंडिकेशंस दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, और एक इंडिकेशन या स्टेटमेंट देनी है कि ऑडिटर का ओपिनियन उसके लिए मॉडिफाइड नहीं है, दैट आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड फॉर सच मैटर। क्या क्या सर्कमस्टांसेस जहां पर हम EOM डाल सकते हैं, लाइक अनसर्टेनिटी फॉर द फ्यूचर आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, जैसे कंडीशन लायबिलिटी है कोई, वो एफएस में डली हुई है और मुझे यूजर्स को बताना है कि इतनी कंडीशन लायबिलिटी कल को एंटिटी के ऊपर आ सकती है, तो वहां पर हम इशू करेंगे, बोलो ना, एम्फेसिस ऑफ मैटर। सब्सिक्वेंट इवेंट का कोई अफेक्ट है, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि मेजर कैटेस्ट्रोफ हुआ है जो अनइंश्योर्ड है या अंडर इंश्योर्ड है, तो वहां पर हम डाल सकते हैं EOM पैराग्राफ। एंड EOM किन चीजों का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब अगर वो मैटर ऐसा है कि कुछ अलग डलना चाहिए तो हम EOM डाल के उसको नहीं छोड़ सकते। जैसे मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई मैटर गलत है, ओके, एंड यू गाइस नो, हमने समझो पढ़ लिया तो मॉडिफाइड ओपिनियन होना चाहिए। मैंने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया कि मैं मॉडिफाइड ओपिनियन डालने जा रहा हूं, एंड व्हाट मैनेजमेंट कंटेंट कि आप इसको मॉडिफाइड में मत डालिए, आप इसको EOM में डाल के छोड़ दीजिए, तो क्या मैनेजमेंट का कहना सही है? सोचो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मॉडिफाइड ओपिनियन वाला सब्जेक्ट है, तो मॉडिफाइड ही डालना पड़ेगा। EOM डाल के मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव नहीं हो सकता हूं। डिस्क्लोजर्स इन द एफएस, अब मैनेजमेंट कहती है क्या दिक्कत है, क्यों डाल रहे हो EOM, जब हमारा एफएस में डिस्क्लोज ऑलरेडी है तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं, एफएस अलग होता है, रिपोर्ट अलग होती है। रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद 570 की जो रिपोर्टिंग होती है उसकी अलग से रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट में जाती है अलग कॉलम में, तो उसको हम EOM में नहीं डाल सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स जिनका सब्स्टिट्यूट EOM नहीं है। अब OM पैरा क्या होता है, OM पैरा मतलब
कि अदर मैटर पैरा, जहां पे हम वो मैटर्स रेफर करते हैं जो एफएस में इंक्लूडेड नहीं है, और इसमें सेपरेट हेडिंग जाएगी और शुड डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट बिफोर इंक्लूजन ऑफ ईओएम, और ये कॉमन पॉइंट है कि या तो मुझे ईओएम इंक्लूड करना है या ओएम इंक्लूड करना है, तो इट इज प्रेफरेबल कि सबसे पहले मुझे मैनेजमेंट के साथ वो डिस्कस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूं। क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पर हमने कवर किया एक और एसे 706। आगे चलते हैं एक नए एसे के ऊपर 701, दैट इज की ऑडिट मैटर्स। यहां पर की का मतलब क्या है? यहां पर की का मतलब होता है इंपोर्टेंट। ओके, इंपोर्टेंट ऑडिट मैटर्स। अब लिस्टेड कंपनी के केस में ये मैंडेटरी होता है रेफर करना, और अनलिस्टेड के केस में मैंडेटरी नहीं होता। अगर ऑडिटर चाहे तो वो कर सकता, नहीं चाहे तो वो ना करे। पर्पज क्या होता है? कम्युनिकेटिव वैल्यू को इंक्रीज करना, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, और यूजर्स को असिस्ट करना वो एंटिटी को और अच्छे से समझ पाए। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता लगेगा कि की ऑडिट मैटर डालने हैं मुझे? मतलब कौन कौन से फैक्टर्स को हम देख के ये पता लगा सकते हैं वेदर टू इंक्लूड द की ऑडिट मैटर और नॉट। फर्स्ट, एरिया ऑफ हाई रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू एरिया इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट। तो कोई ऐसा एरिया है जो मैनेजमेंट की जजमेंट बेसिस पर है, तो उसमें मेरी क्या जजमेंट है, मेरी क्या डिस्कशन हुई है मैनेजमेंट के साथ, वो भी हम यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स। सो दीज आर द फैक्टर्स जो हमें बताएंगे कि मुझे की ऑडिट मैटर डालना है या नहीं डालना है। समझा आप सब? नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज ऑफ दिस एसे, केएएम इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट। जैसे ईएम था वैसे केएएम है हमारा। अगर डिस्क्लोजर जाने हैं एफएस के अंदर तो बेशक से गए हो, ये जो केएम है वो अलग पार्ट होता है, तो वो किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मॉडिफाइड ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग एज पर 570 एंड सेपरेट ओपिनियन, इन चीजों का हमारा केएम सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ओके, फिर आता है हमारा अगला ऐसे 710, जिसमें बच्चों को जनरली दिक्कत रहती है। नाम क्या है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कोरेस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बड़े ध्यान से सुनना इन तीनों में क्या फर्क होता है। जैसा कि आप शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग अपनी एफएस बनाते हो, तो हम प्रीवियस ईयर की भी यहां पर कवर करते हो, करंट ईयर की भी यहां पर हम कवर करते हैं। तो जब भी करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर की फिगर जुड़ी हुई हो, पर्पज अभी बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूं करंट ईयर के साथ जुड़ी हुई हो प्रीवियस ईयर की, पर्पज कुछ भी हो, तो उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अगर उसका पर्पज सिर्फ रीड ओनली हो कि आप लोग पढ़ो और अपना रेशनल डिसीजन ले सको, तो उसको हम बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग फिगर। बट अगर मेरा ओपिनियन भी है उस फिगर के ऊपर, रीड ओनली नहीं है, ऑडिटर ने उसकी ऑडिट भी करी है, तो फिर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझे? तो बताइए जरा, अगर पिछले साल की फिगर करंट ईयर के साथ जुड़ी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अगर रीड ओनली के लिए है तो उस कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को हम क्या बोल देंगे? कोरेस्पॉन्डिंग फिगर। बट मेरा ओपिनियन भी रेफर्ड है तो उसको बोलेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझे जी? होपफुली क्लियर हो गया होगा। कोरेस्पॉन्डिंग फिगर जहां पर ऑडिटर का ओपिनियन सिर्फ करंट ईयर के ऊपर होता है, बट कंपैरेटिव में ईच पीरियड के ऊपर होता है, जितने पीरियड की एफएस जुड़ी हुई है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वो जनरल वाली बात आ रही है यहाँ पे। कोई भी अमाउंट डिस्क्लोजर जो करंट ईयर के एफएस के साथ जुड़ा हुआ है पिछले साल का, उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव। आउटसाइडर को इवैल्यूएट करना है कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, not sorry outsider, I am repeating again, the auditor shall evaluate whether the comparative will agree with the amount presented in the prior period। ऑडिटर वेरीफाई करेगा, और क्या वेरीफाई करेगा वो? कि पिछले साल जो अमाउंट थे वो करंट ईयर फिगर से मैच करते हैं नहीं करते हैं। देखो मैं अपनी आर्टिकलशिप की आपको बात बताऊं, तो जब भी हम लोग किसी भी ऑडिट पे जाते थे तो प्रीवियस डे पे हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी। जो हमारे प्रिंसिपल थे तो वो क्या बताते थे कि आपको सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है। मतलब एक आप एसेट रजिस्टर लेना उनका, और ये देखना कि पिछले साल के क्लोजिंग से इस साल की ओपनिंग मैच करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उसमें कोई क्लरिकल मिस्टेक हुई तो पूरी एफएससी गलत मानी जाएंगी। तो ऑडिटर को ये चीज इंश्योर जरूर से जरूर करनी पड़ेगी। और पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रायर पीरियड, और जो पॉलिसी हमने पिछले साल लगाई थी वो पॉलिसी इस साल भी कवर अप हुई हो। कोरेस्पॉन्डिंग फिगर मैंने आपको बताया जो अमाउंट पिछले साल के करंट ईयर के साथ जुड़े हुए हो बट रीड ओनली के लिए हो, इंटेंड टू बी रीड ओनली, that will be called as comparative figure, sorry, corresponding figure। And when corresponding figure are presented, auditor's opinion shall not refer to the corresponding figure except। अब ये मैंने आपको ये भी बताया था कि रीड ओनली के लिए है, ऑडिटर उस पिछले साल के फिगर पे ओपिनियन नहीं देगा, ना वो रेफर करेगा, देखिएगा भी नहीं ऑडिटर।
इन दो सर्कमस्टांसेस मुझको देखना पड़ेगा। पहला, अगर पिछले साल रिपोर्ट जो इशू हुई थी वो मॉडिफाइड ओपिनियन के साथ हुई थी, सर मतलब पिछले साल जो ऑडिटर था उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, तो मतलब कुछ गलती रही होगी मैटर के ऊपर, और जिस मैटर के ऊपर मॉडिफाइड दिया था वो मैटर अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, मतलब वो गलतियां कंटिन्यू होती हुई आ रही हैं, तो फिर मैं इस साल के ओपिनियन को भी क्या कर दूंगा, मॉडिफाइड, क्योंकि ओपनिंग गलत हुए होंगे तो पूरी एफएस भी गलत बनी होंगी, और रेफर क्या करूंगा मैं, प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन, की पिछले साल की इंफॉर्मेशन गलत है इसलिए मैंने आज की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया है, समझे। तो दिस इज द केस अनरिजॉल्व्ड मॉडिफाइड। और दूसरा, if auditor obtain evidences that a misstatement exists in a prior period on which unmodified opinion has been previously issued, पिछले साल मैं ओपनिंग्स चेक कर रहा था और मैंने देखा कि पिछले साल के एफएस में कुछ गलतियां हैं, बट पिछले साल के ऑडिटर ने ओपिनियन मॉडिफाइड इशू किया हुआ है, जाना कौन सा चाहिए, सॉरी ओपिनियन इशू किया हुआ है अनमोडिफाइड, पर जाना कौन सा चाहिए था, मॉडिफाइड, दिया कौन सा हुआ है, अनमोडिफाइड, दिया कौन सा हुआ बोलिए, अनमोडिफाइड, देना कौन सा था, मॉडिफाइड, मतलब गलतियों को छुपा लिया, तो वहां पर मुझे देखना पड़ेगा कि वो मैटर करेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, नहीं हुए अभी भी, तो उन्होंने करंट ईयर भी इफेक्ट किया होगा, तो मुझे करंट ईयर का मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, और रेफर करूंगा पिछले साल की फिगर्स, क्योंकि पिछले साल की फिगर की वजह से इस साल की मॉडिफिकेशन मुझे करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी तक एफएस ठीक नहीं है, मैटर रिजॉल्व अभी तक नहीं हुआ है। और बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या देंगे हम, अगर फिगर्स क्वांटिफाइबल तो फिगर डाल देंगे हम, कितने अमाउंट की गलतियां हैं, नहीं है तो अफेक्ट डाल देंगे और अनरिजॉल्व मैटर का। और अगर पिछले साल के पास ऑडिट नहीं हुई है तो ये ओएम पैराग्राफ में हम डालेंगे, और अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ने करी है, किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया तो ये भी ओएम पैराग्राफ में डालेंगे कि कौन से टाइप का ओपिनियन दिया था उसने, मॉडिफाइड था तो उसका रीजन क्या था, और डेट कौन सी थी रिपोर्ट की। तो ये था हमारा कंपैरेटिव का इंफॉर्मेशन का पहला पार्ट कोरेस्पॉन्डिंग। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें करंट पीरियड में जितने भी प्रायर पीरियड की इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड हैं उन सब के ऊपर ऑडिटर का ओपिनियन रेफर होता है, बस सारी फिगर्स को ऑडिटर का ओपिनियन रेफर किया जाता है। इफ ओपिनियन ऑन द प्रायर पीरियड आर डिफर फ्रॉम द ओपिनियन इशूड प्रीवियसली देन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन ओएम पैराग्राफ। अब कंपैरेटिव एफएस है, पिछले साल पे भी मेरा ओपिनियन जा रहा है, बट पिछले साल की ऑडिट किसी और ने भी करी होगी, लेट्स से उसने दिया था मॉडिफाइड ओपिनियन, मैं दे रहा हूं अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए ना, तो ये मुझे ओएम पैराग्राफ में रेफर करना पड़ेगा, समझे। वो तो है, अब बच्चे सोच रहे होंगे सर पिछले साल मॉडिफाइड है तो इस साल मॉडिफाइड जाएगा, हाँ जाएगा मॉडिफाइड, बट कंपैरेटिव एफएस तो पिछले साल पे भी ओपिनियन देता हूं मैं, तो इसीलिए उसको रेफर कौन सा करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का। और अगर पिछले साल ऑडिट नहीं हुई है तो ये बात हमें ओएम पैराग्राफ में डालना पड़ेगा, और पिछले साल किसी और ऑडिटर ने ऑडिट की है तो टाइप ऑफ ओपिनियन, मॉडिफाइड है तो रीजन, डेट ऑफ दैट रिपोर्ट मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हमारे कवर हो गया एंटायर 700 की सीरीज। इसमें अगर आप लोग चाहते हैं कि अलग स्पेसिफिक ऐसे पे मैं कोई अलग से वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज मुझे टेलीग्राम में फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना सकता हूं, ओके। देन ब्रांच ऑफिस अकाउंट सेक्शन नंबर 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो आप लोग कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ के आए होंगे। ब्रांच ऑफिस के अकाउंट या तो हेड ऑफिस बनाए या ब्रांच ऑफिस बनाए, बट केप्ट कहां पर करनी है उसे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और किसी और प्लेस पर भी केप्ट की जा सकती है, ये कोई बात नहीं है, पर बीओडी 7 दिन के अंदर अंदर एओसी फॉर्म नंबर 5 में आरओसी को इन्फॉर्म करेगा। और ब्रांच ऑफिस का ऑडिट कोई भी कर सकता है, चाहे तो हेड ऑफिस का ऑडिटर और चाहे ब्रांच ऑडिटर अलग से, ओके जी। ये छोटा सा पॉइंट था, आ सकता है, कर लेना है इसको। अब हमारा जो ऐसे आ रहा है ना वो आ रहा है 600, समझे। अब इसका मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से। लेट्स से ये एग्जाम में आ चुका है, एक पर्सन है सुरेश चंद्र और एक पर्सन है महेश चंद्र, बोथ आर सीएस एंड बोथ आर इन ए पार्टनरशिप। अब इनके पास एक ऑडिट आई है XYZ लिमिटेड की, जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ है, ओके जी। अब इसको लीड कौन कर रहा है, सुरेश चंद्र। महेश को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। रिपोर्ट तो फाइनलाइज होने ही वाली है, मतलब डे आ गया लेट्स से 10 मई 26, फाइनल होने वाली है रिपोर्ट, बट उस दिन सुरेश चंद्र की डेथ हो गई, ओके। अब ऑडिट तो कंप्लीट हो चुकी है, अब फर्म तो अभी भी चल रही है ना, तो साइन कौन करेगा, महेश चंद्र। अब महेश चंद्र साइन करेगा। नाउ व्हाट महेश चंद्र थॉट कि यार एक बात बताओ, ऑडिट तो सारी कंप्लीट की है सुरेश ने,
साइन मैं कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं उसके काम के ऊपर रिव्यू कर लूं? यस और नो? तो यहां पर महेश चंद्र सुरेश चंद्र के काम को यूज करके एक रिपोर्ट देगा, तो यहां पर उसको चेक करना पड़ेगा पहले कि सुरेश ने काम अच्छा किया था, अच्छा नहीं किया था, एडिक्वेट था, एडिक्वेट नहीं था। यहीं पर एप्लीकेशन आता है ऐसे 600 का, जिसका नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। जहां पर एक सीए दूसरे सीए के काम को यूज करता है, तो वहां पर उसको 600 अप्लाई करके देखना पड़ता है कि दूसरे सीए ने काम सही से किया है या नहीं किया है। Where the another auditor has been appointed for the component, the principal would normally be entitled to rely upon the work of such auditor। जैसे मान लो एक यहाँ पर हेड ऑफिस और एक कंपोनेंट है। अब आपको पता है कि हेड ऑफिस की रिपोर्ट मर्ज होके जाते हैं कंपोनेंट के साथ, मतलब कंपोनेंट की मर्ज होती है हेड ऑफिस में। अब हेड ऑफिस के लेट से यहाँ पर कोई शालू नाम की लड़की है, सीए है, जो उसने किया था, जो ऑडिटर है, और जो हेड ऑफिस का वो मैं कर रहा हूं। तो अब रिपोर्ट तो मुझे देनी है ना, कंबाइन करके दोनों। अब लेट से हेड ऑफिस का टर्नओवर 40 करोड़ है और जो मेरी ब्रांच है उसकी टर्नओवर 30 करोड़ है, तो 70 करोड़ मिला के मुझे ओपिनियन देना है। बट मैं कैसे दूं ओपिनियन? 30 करोड़ नॉट वेरीफाइड बाय मी। तो यहां पर मुझे काम किसका यूज करना पड़ेगा? शालू का। तो मुझे 600 अप्लाई करना पड़ेगा कि उसने 30 करोड़ को सही से वेरीफाई किया है या नहीं किया है। क्लियर? अब ये देखना कि उसने काम सही किया है, सही नहीं किया है। उसने काम सही किया है या नहीं किया है, वो ऑडिटर कैसे चेक करेगा? फॉर इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर शैल एडवाइज द अदर ऑडिटर फॉर द यूज ऑफ हिज वर्क। मतलब मुझे एडवाइस करना है सामने वाले को कि आपका काम मेरे इस काम आएगा, तो आपको ये काम ऐसे करना है। सफिशिएंट अरेंजमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन करना है। एडवाइस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्लाइड विद, मतलब मुझे एडवाइस करने का आपको ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। मैं जस्ट शालू को बताऊंगा कि आपको ये सारी ऐसे की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और उससे मैं रिप्रेजेंटेशन भी लूंगा कि उसने मेरी बात मान के सारी चीजों को कंप्लाई किया है। रिप्रेजेंटेशन लेना है कि उन्होंने कंप्लायंस किया है, और जो प्रोसीजर उसने अप्लाई किया वो मुझे उसके साथ डिस्कस करने हैं। मुझे पता नहीं कोई डीप गट्स आ रहे कि मैं 26 में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी तक आईसीआई की नजर नहीं पड़ी है इसमें, और स्टूडेंट जर्नलिस्ट को छोड़ के जाते हैं, तो प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ ऐसे 299 pulling together the resources and expertise of more than one firm, pulling together the resources expertise of more than one firm, जहां पर दो फर्म या दो सीए मिलके, मतलब एक ही फर्म के पार्टनर्स नहीं है, वो दो अलग अलग फर्म के पार्टनर्स मिलके किसी एक क्लाइंट को केटर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट ऑडिटर। एडवांटेज क्या है? एक्सपर्टीज शेयर हो सकती है, कंसल्टेशन हो सकता है, वर्कलोड कम हो जाएगा, क्वालिटी बेटर होगी, सर्विसेज इंप्रूव्ड हम दे सकते हैं, स्टाफ कॉस्ट भी कम हो जाएगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? फीस शेयर हो जाएगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस आ सकते हैं कि भाई मतलब एक बंदा अपने आपको डोमिनेंट समझे, और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती हैं, या जो कॉमन कंसर्न के एरियाज है वो शायद नेग्लेक्ट हो जाए। मतलब मैं सोचता हूँ कि शालू वो काम कर लेगी, चलो सोचते हैं कि सर ने वो काम कर लिया होगा, और हो सकता है वो इधर ड्रॉप रह जाए, हमें से कोई भी उसको वेरीफाइड ना करे। स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन द जॉइंट ऑडिट, मतलब ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, व्हाट आर द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन दैट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग द जॉइंट ऑडिट। पहला, इंश्योर करना है बच्चों कि हर एक टीम मेंबर प्लानिंग में इन्वॉल्व हो। सेकंड, जॉइंट स्ट्रेटेजी बनानी है, जॉइंट प्लान डेवलप करना है, रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट एसेस करना है, डॉक्यूमेंट करना है नेचर, टाइमिंग एंड रेस्टेंट ऑफ प्रोसीजर्स, एंड एंगेजमेंट लेटर बनाना है, और वर्क एलोकेशन लेटर बना के साइन भी करवाना है। दोबारा पढ़ते हैं एक बार, देखिएगा सब लोग। हर एक टीम मेंबर इंक्लूड होना चाहिए प्लानिंग वगैरह में। ओके, स्ट्रेटेजी जॉइंटली बनाई हो, जॉइंट प्लान डिस्कस करना है, रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट देखना है मुझे, डिस्कस करना है एंटी ऑफ प्रोसीजर्स, एंगेजमेंट लेटर बनाना है, और वर्क एलोकेशन लेटर भी मुझे बनाना पड़ेगा। वर्क एलोकेशन लेटर क्या होता है कि कौन सा काम कौन पर्सन करेगा, ये सब। ओके जी। उसके बाद अब जब जॉइंट ऑडिट प्लान हम डेवलप करेंगे तो क्या क्या फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे? सबसे पहला, आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ एरिया, कौन पर्सन कौन सा काम करेगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव सेटिंग करने हैं। कंसीडर द फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, मतलब वो फैक्टर्स देखो जो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स को डायरेक्ट करने के लिए। कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, प्रिलिमिनरी चैप्टर 2 में हमारा आता है एक्सेप्टेंस कंटीन्यूएंस, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स, एंड एक और था
इवेल्युएट द एथिकल रिक्वायरमेंट, तो उसके रिजल्ट देखना है मुझे, क्योंकि उनका रिजल्ट आएगा तभी मैं आगे प्रोसीड करूंगा। एंड एनटीई ऑफ रिसोर्सेज, मतलब टीम मेंबर कितने हमें भेजने हैं वहां पर। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, वो एरिया जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से एरिया पर मुझे ज्यादा टीम एफर्ट्स लगवाने हैं। फैक्टर यहाँ पर एरिया है, मतलब प्रीलिमिनरी का रिजल्ट और एनटीई ऑफ रिसोर्सेज, सारे एरियाज मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो जो अलग अलग एलोकेट किया हुआ काम सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर उनकी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला, जहां पर काम डिवाइडेड नहीं है उनके लिए दोनों लाइबल है, जहां पर डिसीजन सबने मिलकर लिया है दोनों डिवाइडेड हैं, एग्रीमेंट है कि म्यूचुअली करना है वो काम, दोनों डिवाइडेड, दोनों लाइबल हैं। एफएस एग्जामिन करने में, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर को चेक करने में, और एसए की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एवरी जॉइंट ऑडिटर शुड बी रिस्पॉन्सिबल। और क्या आपको पता है ये बात स्टूडेंट्स कि अगर जॉइंट ऑडिटर्स हैं तो उनको एक कॉमन रिपोर्ट देनी पड़ती है। आया समझ में? दे देंगे कॉमन रिपोर्ट, बट दिक्कत यहां पर आती है सर, ये बताओ कि मान लो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, मैं कह रहा हूं किसी एरिया के ऊपर ये चीज गलत है, वो कह रहा है कि उसी एरिया के ऊपर कि वो चीज ठीक है, वरना तो मैं अपना ओपिनियन दे सकता क्योंकि हम दोनों एक ही लेवल के हैं। तो वहां पर हम इशू करेंगे सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। तो जनरली क्या जाता है जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट, बट अगर डिसएग्रीमेंट है तो जाएगी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। बट दोनों अपने अपने रिपोर्ट में एक दूसरे का रेफरेंस देंगे। जैसे शालू के मेरे ओपिनियंस मैच नहीं हुए तो शालू अपनी रिपोर्ट देगी, मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा, बट मेरी रिपोर्ट में उस मैटर के लिए शालू की रेफरेंस जाएगी ओएम पैराग्राफ में, और शालू की रिपोर्ट में मेरी रेफरेंस जाएगी। ओके, सो दिस इज द 299। नाउ सेक्शन नंबर 143 ये ऐसे कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे कोई नहीं है इस चैप्टर में। ओके, जितने थे मैंने स्टडी मैट के सारे कवर इसमें कर दिए हैं। और ये जो कंटेंट है ना, आप इतना भी करके चले जाओगे ना तो एग्जामिनेशन तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपकी पक्की है, क्योंकि सारा कंटेंट स्टडी मैट बेस है। इसमें कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं जो मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है या फिर जिसमें लैंग्वेज मैंने मोल्ड की है। सारा का सारा वो कंटेंट है जो स्टडी मैट बेस है, तो इसको अच्छे से कर लेना, मल्टीपल टाइम इन वीडियोस देखना। जैसे हम लोग जो फाइनल्स में थे तो हम कैसे करते थे कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, पहले उसको देखते हैं 1x में ताकि हमें पूरा समझ में आ जाए, उसी टाइम पे हम देखते हैं उसको 1.5 में। ओके, कम टाइम में पूरे होते हुए, जैसे 40 मिनट्स की बनेगी ये वीडियो तो, और थर्ड टाइम हम देखते हैं उसको 1.5 के बाद 2x पे, ताकि वो 20 मिनट्स में तीसरी बार पूरी हो जाए। क्योंकि जो कंसेप्ट 1 में रह जाते हैं 1.5 में कवर हो जाते हैं, 1.5 में जो रह जाते हैं वो 2 में कवर हो जाते हैं। तो ये इंश्योर करना कि ये चीज आप लोग कर सको। 143 में वो क्या क्या इंक्वायरीज लेगा कि जो लोन्स एडवांस में प्रॉपर सिक्योर है या नहीं है, जो ट्रांजेक्शन दिख रही हैं वो प्रीजुडिशियल तो नहीं है, या कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो क्या कंपनी ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट परचेज प्राइस से कम में बेच दी है, या लोन्स एडवांस डिपॉजिट के तौर पे शो हुए हैं, पर्सनल रेवेन्यू अकाउंट शो तो नहीं हुआ है, या अगर शेयर अगर कैश में लॉट हुए हैं तो कैश एक्चुअली रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। फिर सारी इंफॉर्मेशन ले ली है नहीं ले ली है, प्रॉपर बुक्स केप्ट हुई है नहीं हुई है, एंड कंप्लायंस विद एएस, तो कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, और एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल, ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी। ओके जी, सो नाउ आवर कंसेप्ट इज कार 2020। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द एंटायर चैप्टर, और इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ओके, पर टोटल 21 क्लोजेस हैं, सारे के सारे मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं। मैंने इसमें सिर्फ वो टॉपिक्स कवर किए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मल्टीपल टाइम्स में एग्जाम में पूछे गए हैं। जो ऐसा मुझे लगता है जो ये भी थोड़ा बहुत आ सकता है वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, जो बिल्कुल ही अननेसेसरी है जिसके आने की 0% चांसेस है। ठीक है, फिर मतलब रेयर चांसेस, देखो आने को तो कुछ भी आ सकता है, वो मैंने इसके अंदर कवर नहीं किए हैं। वो आप लोग मतलब मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर, मैं आपको जो मेरे क्लास नोट्स सब में शेयर कर दूंगा आपको। अब सबसे पहले जो 5 मार्क्स में आ सकता है कंटेंट वो है हमारा एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी। कारो हर एक कंपनी पर एप्लीकेबल है, बट बैंकिंग कंपनी के ऊपर, इंश्योरेंस, सेक्शन 8 ये आ सकता है क्वेश्चन। स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। बट ऐसी प्राइवेट कंपनी जो डीम्ड पब्लिक कंपनी भी नहीं है पर इन तीनों में से कोई कंडीशन पूरी नहीं करती है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब 2 प्राइवेट कंपनीज है, मैं आपको बताऊं एक बार, सुनो जल्दी से। अब कौन कौन सी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज है अपनी, तो मैं 3 केस आपके सामने लेता हूं। ओके, पहला केस अपना आता है कि वो होल्डिंग सब्सिडरी है पब्लिक की, तो डीम्ड पब्लिक मान ली जाएगी तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और दूसरा जो टर्नओवर का क्राइटेरिया, लोन का क्राइटेरिया, डिपॉजिट का क्राइटेरिया है तो वो फुलफिल नहीं करती है तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा, और फुलफिल करती है तो एप्लीकेबल नहीं होगा।
ओके, तो अगर जो हमारा वो है पीएससी है वो लेस देन 1 करोड़ है, साथ में बोरोइंग भी लेस देन 1 करोड़ है और रेवेन्यू भी लेस देन 1 करोड़ है, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर वो डीम्ड पब्लिक कंपनी है तो क्यों ना वो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हो फिर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहले तो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए और तीसरा सेकंड वन इज कि वो तीनों कंडीशन को फुलफिल करती हो। अब यहाँ पर हमारा आता है क्लोजेस, पैरा 3 में क्लोजेस आते हैं, 21 क्लोजेस हैं। ये क्लोजेस नंबर जो मैंने डाले वो आपको लर्न करने हैं एज इट इज, और ये वो क्लोजेस जो मल्टीपल टाइम्स में रिपीट हो चुके हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से कर लेना आप लोग, ठीक है। नाउ आवर फर्स्ट क्लोज इज फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में हम क्या देखेंगे, रिकॉर्ड्स एडिक्वेट है या नहीं है, मतलब फुल डिस्क्लोजर्स किए गए हैं नहीं किए गए हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन टाइमली बेसिस पर एसेट का हुआ है नहीं हुआ है, बुक्स विद फिजिकल वेरिफिकेशन करने में रिकंसिलिएशन बनती है, टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है या नहीं है, रिवैल्यूएशन अगर हुआ है और वो 10% से ऊपर है नीचे है तो वो ऑडिटर वेरीफाई कर लेगा। अगर एंटिटी के ऊपर किसी भी फिक्स एसेट को होल्ड करने की बिनामी में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो वो भी ऑडिटर वेरीफाई कर लेगा। टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है तो इस फॉर्मेट में वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, कैरिंग वैल्यू, किसके नाम पर है, क्या जिसके नाम पर वो प्रमोटर है, कौन से पीरियड पर वो हेल्ड हुई है और क्यों कंपनी के नाम पर नहीं है, इस फॉर्मेट में हमें वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट को आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा विदाउट इधर एंड उधर। ओके, देन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है क्लोज नंबर 2, क्या वेरीफाई करेंगे ऑडिटर इसमें, कार्य में क्या रिपोर्ट करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ टाइमली बेसिस पर, और अगर डिस्क्रिपेंसी 10% से ज्यादा है तो वो डिस्क्लोज यहां पर कर देगा। और क्वार्टरली रिटर्न बैंक को फाइल हुआ है नहीं हुआ है, अगर किसी का लोन या सीसी लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा है तो बैंक इंश्योर करता है कि वो टाइमली बेसिस पर अपनी स्टॉक स्टेटमेंट्स फाइल करे, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरली रिटर्न्स। देन क्लोज नंबर 3, इन्वेस्टमेंट गारंटी एडवांसेस टू अदर पार्टी। यहां पर हमने इन्वेस्टमेंट या लोन किसी को दिया हुआ है, तो क्या मैंने सब्सिडरी को दिया है या मैंने किसी और को दिया है, पहला आएगा यहाँ पे सब क्लोज। तो एग्रीगेट अमाउंट और कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर टर्म्स एंड कंडीशन उस लोन की प्रीजुडिशियल तो नहीं कंपनी के लिए, प्रीजुडिशियल मतलब हानिकारक, जैसे अगर मार्केट में मैं दूं तो वो 12% पे दूंगा, बट मैंने उस पर्सन को सिर्फ 2% या 4% भी दिया हुआ है तो वो टर्म कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो वो यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रीपेमेंट शेड्यूल कैसा है, रेगुलर है या नहीं है, ओवरड्यू अमाउंट कितना चल रहा है, अगर मैंने कोई भी अमाउंट रिन्यू किया है, एक्सटेंड किया, सेटल किया है, मतलब मैंने ड्यू डेट पे रिकवर नहीं किया और उसको बढ़ा दिया, तो टोटल अमाउंट मैंने ऐसा कितना किया है और टोटल एडवांसेस में कितना परसेंट ऐसा है जो इस नेचर का है, वो हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और क्या लोन एडवांसेस रीपेमेंट ऑन डिमांड बेसिस है तो वो भी हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑन डिमांड या फिर टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई नहीं है तो वो यहाँ पर हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो क्या बताइए, क्या सब्सिडरी को दिया है, repayment schedule, overdue, terms and conditions and renewed settled and repayment on demand, ये चीज हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज, बेसिकली डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड में क्या क्या हम डिस्क्लोज करेंगे, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और कौन सा फोरम है जहां पर वो पेंडिंग है, कौन से कोर्ट में वो पेंडिंग है, ओके, ये चीज हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर अनडिस्प्यूटेड है जैसे टीडीएस, जीएसटी, कस्टम, पीएफ, सेस, क्या कंपनी रेगुलर है डिपॉजिट करने में, अगर नहीं तो बैलेंस शीट डेट पर 6 महीने से पुराना जो भी ड्यूज है तो वो हमें यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे 31 मार्च पर हम देखेंगे कि 6 महीने पुराना कौन सा है, मतलब अगर 30 सितंबर तक का है तो वो चल जाएगा, उसके बाद क्या है तो उससे पहले का है तो वहां पर मुझे इंडिकेट करना पड़ेगा। इसमें 2 मार्क्स का एमसीक्यू आ चुका है प्रैक्टिकल, जहां पर हमें उसको फाइंड आउट करके अमाउंट ऑफ ड्यूज बताना था जो कितना मिसस्टेटेड है, जो कितना गलत है। फिर रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज बेसिकली सबसे पहला मैंने लोन यहां पर लिया हुआ है और ये क्लोज नंबर 7 था जो आपको याद करना है, और ये क्लोज नंबर 9 है, मतलब यहां पर लोन टेकन है बेसिकली। तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहला डिफॉल्ट किया है, हाँ, तो मुझे इस फॉर्मेट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेचर ऑफ बोरोइंग क्या, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, लेंडर का नेम क्या है, कितना अमाउंट पे नहीं किया है, प्रिंसिपल है या नहीं है, इंटरेस्ट है या नहीं है, और नंबर ऑफ डिले कितना, रिमार्क की फैनिस में हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या किसी ने हमको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है, टर्म लोन का एप्लीकेशन कैसा किया, मतलब जिस पर्पस के लिए लिया था उसी पर्पस के लिए वो यूज किया है या नहीं किया है, क्या मैंने शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म यूज तो नहीं कर लिया है, क्या मैंने वो लोन अपनी सब्सिडरीज के ऑब्लिगेशन को मीटअप करने के लिए तो नहीं लिया था, और साथ में ही क्या मैंने अपनी सब्सिडरी की सिक्योरिटीज जो मैंने इन्वेस्ट करा हुआ था उनमें उनकी सिक्योरिटी को प्लेज करके तो नहीं लिया था, तो वो यहां पर हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
फिर आता है क्लोज नंबर 10, एप्लीकेशन मनी जो आईपीओ एफपीओ पीपीओ से मिले। आईपीओ इनिशियल वो था ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। तो क्या इससे पैसा उठाए, अगर आया है तो हम देखेंगे कि कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है या नहीं हुई है, और जिस पर्पस के लिए पैसा उठाया था उसी पर्पस के लिए वो अप्लाई किया है या नहीं किया है, समझे। फिर निधि कंपनी क्लोज नंबर 20 नहीं, क्लोज नंबर 12, नेट ओन फंड, ये याद कर लीजिएगा आप क्योंकि टाइम बिल्कुल पास है। तो लॉजिक अगर आप कहोगे तो मैं ऑडियो नोट भेज दूंगा टेलीग्राम पे। नेट ओन फंड 1:20 होना चाहिए। अनइनकम्ड टर्म डिपॉजिट, ये बच्चों को नहीं पता, ये मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, निधि कंपनी में पैसा, तो सुनेगा बड़े ध्यान से, निधि कंपनी में पैसा आता है, अब पैसा वो स्पेयर तो रखती नहीं है, वो करने की एफडी बनवा देती है। अब उस एफडी के ऊपर वो लोन ले सकती है। ओके, अब जितने भी डिपॉजिट्स है ना उसके कम से कम 10% तो ऐसे रहने चाहिए जो अनइनकम्ड, फ्री ऑफ चार्ज हो, उस पर कहीं लोन ना ले रखा हो, और कोई भी रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में उसने डिफॉल्ट ना किया हो, कि दूसरे लोग उसमें भी डिपॉजिट करवाते हैं, वो फिर बैंक में डिपॉजिट करवाती है। तो जो रीपेमेंट करनी थी लोगों को वो डिफॉल्टिंग तो नहीं है, वो यहां पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर आता है रजिस्ट्रेशन विद द आरबीआई। ओके, सबसे पहला 45 IA के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन ले लिया हो, विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने कोई भी एक्टिविटीज कंडक्ट ना करी हो, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी तो नहीं है वो। सीआईसी क्या होती है, जो अपने ग्रुप को फंडिंग प्रोवाइड करती है। अब सीआईसी है तो क्राइटेरिया पूरा करती हो, अगर वो एग्जेम्प्टेड है तो वो एग्जाम्पशन का क्राइटेरिया पूरा करती हो, और अगर एक ग्रुप में मोर देन 1 सीआईसी है तो वो भी हमने नंबर ऑफ सीआईसी डिस्क्लोज कर दिया हो। तो कौन सा है, क्लोज नंबर 16। क्लोज नंबर 17, कैश लॉसेस, क्या कंपनी में करंट ईयर में कैश लॉसेस अगर हैं तो अमाउंट हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज नंबर 18, कंसिडरेशन ऑफ द आउटगोइंग ऑडिटर। आउटगोइंग ऑडिटर क्या है, जिसने विद इन अ ईयर या मीन वाइल द ईयर रिजाइन किया है, तो वो देखेगा ऑडिटर क्या करंट ईयर में किसने रिजाइन किया है और क्यों रिजाइन किया है, वो कंसिडर उसको करना पड़ेगा। ओके, ये याद कर लेना क्लोज आप। क्लोज नंबर 19, एग्जिस्टेंस ऑफ मेटेरियल अनसर्टेनिटी एज टू मीट इट्स लायबिलिटीज, मतलब फाइनेंशियल रेशियोज देख के, एफएस को देख के, ऑब्लिगेशंस को देख के ऑडिटर ये कंक्लूड करेगा कि क्या कंपनी एबल है अपनी एसेट को रियलाइज करने में और लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में, लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में कोई अनसर्टेनिटी है या नहीं है, ऐसा ऑडिटर यहां पर वेरीफाई करेगा। फिर ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट। ओके, सेक्शन 135, अच्छा है ये। तो जैसा आपने को याद होगा कॉर्पोरेट लॉ में आप 135 में दो तरह के हमारे ऑपरेशंस थे, हमारे ऑनगोइंग और अदर देन ऑनगोइंग। और ऑनगोइंग है तो हम स्पेशल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते थे, और अगर अदर देन ऑनगोइंग है तो जो अनस्पेंड पैसा वो सारा हम शेड्यूल 7 के फंड में डाल देते थे। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी ने 135 की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है या नहीं किया है। फिर क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क ऑफ कारो रिपोर्टिंग ग्रुप कंपनी, जैसे मान लो यहां पर एक एक्स लिमिटेड है और यहां पर एक सब्सिडरी है वाई लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी है। ओके, अब इसकी भी कारो हो रही, मतलब कारो रिपोर्ट जाएगी और इसकी भी कारो रिपोर्ट जा रही है। ओके, जो हेड ऑफिस का ऑडिटर है वो कंबाइंड रिपोर्ट देगा, तो वो देखेगा क्या सब्सिडरी की कारो रिपोर्ट में किसी भी क्लोज में एडवर्स ओपिनियन है या नहीं है उस ऑडिटर का, तो है तो हमें क्लोज नंबर 21 में उस एंटिटी के क्लोज को रेफर करना पड़ेगा, समझे। मतलब दोबारा बता रहा हूं, यहां पर हम अपने क्लोजेस की एडवर्स रिमार्क नहीं देते। अगर मेरी ग्रुप कंपनीज हैं उसकी कारों में कोई एडवर्स रिमार्क है तो उस क्लोज का हम रेफर यहां पर करेंगे, और कौन से क्लोज में, 21 में। अगर हमारा किसी क्लोज में एडवर्स है तो वो देंगे पैरा नंबर 4 में, रीजन टू बी स्टेटेड फॉर द अनफेवरेबल आंसर इन अबव क्लॉजेस। ओके, तो ये था अपना एंटायर चैप्टर नंबर 8। काफी आसान है बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ये, तो इस वीडियो को प्लीज देख लेना अच्छे से। 49 मिनट्स की वीडियो पूरी बनी है ये, इसको 1.5 और 2x पे देखना, फिर आपको मक्खन की तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टिल अगर आप चाह रहे हैं कि किसी शॉर्ट टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो प्लीज लेट मी नो, मैं उसी टॉपिक पर आपकी वीडियो बना सकता हूं। सो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। ओके, सो नोट्स आप पीएससी पाठशाला के नाम से अपना ग्रुप है, चैनल है, तो उस पर आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, क्वेरीज हो, या फिर अगर आपको टेस्ट बैच या एमटीपीज अपीयर करने हो, रेगुलर बैच या रिवीजन लेक्चर्स ज्वाइन करने हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द बिलो मेंशन्ड नंबर्स। थैंक यू, हैव नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ